नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आज की जो क्लास है, आपने देखा था जो पिछली क्लास इंग्लिश की क्लास आई थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली क्लास में ग्रामर के पोर्शन में आपने टेंस को देखा था और टेंस में हमने पूरा डिवीज़न करा दिया था कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, तीन के कितने होते हैं, 12। इस प्रकार से जो था कि इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस था उसको शुरू किया था। तो उस इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा दिया था आपको, अफर्मेटिव बता दिया था आपको, उसके बाद निगेटिव भी बता दिया था आपको और इंट्रोगेटिव आपको बताना था, ये वाला आपको बताना था। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने पीसीएस में भी फॉर्म डाला है, तो ये टेंस देख के परेशान मत होइएगा कि ये टेंस है, ये तो 8th 12th इस तरह से पढ़ते थे। तो ये वो वाली चीज़ नहीं है, ये समस्या खड़े करेगी। पीसीएस का जब सीसेट आप देंगे तो बड़ी समस्या खड़ी होगी। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक क्वेश्चन जो पीसीएस के सीसेट पेपर में आता है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस से आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आता है। तीसरा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस से आता है। चौथा क्वेश्चन सिंटैक्स से आता है। इस प्रकार से इसके साथ अन्य भी क्वेश्चन देखेंगे तो कंप्रिहेंशन के कई कंप्रिहेंशन आते हैं इसमें। तो कई कंप्रिहेंशन में भी एक एक दो करके प्रश्न आते हैं, तीन प्रश्न एक कंप्रिहेंशन में आते हैं। तो कुल मिला के इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है और ये हल्के में भी नहीं लेना है और इसमें कोई मेहनत नहीं होती है। क्योंकि हमने पहले ही बताया और सिलेबस तो पूरा आपने देख ही लिया होगा। एक तो आईएएस का, जीएस का भी आपके पास सिलेबस पहुंच चुका है और जीएस के साथ साथ सीसेट का भी अनुराग जी के माध्यम से पहुंच गया है। ये आईएएस का था। अब आएगा आपके पास पीसीएस का भी, आपको हम जो सिलेबस है वो करा देंगे, वो भी लिखा देंगे। जीएस में क्या क्या पोर्शन है और जो सीसेट का पोर्शन है उसमें क्या क्या पोर्शन है। तो अब देखिएगा कि जैसे जो पीसीएस जितने लोग दे रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है और इसके साथ साथ में आईएएस में ही इसकी भूमिका रहती है। जैसे ग्रामर जानेंगे तभी तो उसका जो है कंप्रिहेंशन जैसे चीज़ें आप कंप्लीट कर पाओगे। मान लीजिए जो प्री परीक्षा होती है आईएएस की, तो प्री यानी प्रारंभिक परीक्षा में ग्रामर का पोर्शन कम रहता है, उसमें कंप्रिहेंशन ही अधिकांश रहते हैं, ग्रामर कम रहता है। लेकिन जब आप मेंस लिखेंगे तो मेंस में एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, वो 300 मार्क्स का होता है। तो उसमें क्वालिफाई आपको करना होता है। अगर उस पेपर को आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी चाहे जितनी अच्छी स्किल हो और उस स्किल से चाहे जितना अच्छा आपने पेपर दिए हो, सारे पेपर आपके बेकार हैं। पहले वही कॉपी चेक होगी जो इंग्लिश की कॉपी है, वही क्वालिफाई। अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर वो कॉपी चेक नहीं होंगी। तो उसमें भी ठीक ठाक ग्रामर आती है और जो मैंने स्टार्ट किया है वो बेस है आपका, इसलिए इसको इस एंगल से पढ़िए कि कहीं भी इसका यूज हो सके। अब ग्रामर जानेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, चाहे आप इंटरव्यू में बातचीत का माध्यम हो, बाइलिंगुअल का माध्यम हो, चाहे हमने आपको कहा प्री में पीसीएस में माध्यम हो, चाहे कंप्रिहेंशन को समझना हो। जो कंप्रिहेंशन होता है उसकी जो हिंदी समझनी होती है, हिंदी में टेंस ही तो समझते हैं किस काल में बात कही गई है पूरी। जब हम कंप्रिहेंशन करते हैं तो बोलते तो इंग्लिश में हैं, लेकिन होता क्या है कि उसको कहीं न कहीं वो हमारे जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस में उसकी चलती तो हिंदी है। जब उसको पढ़ते इंग्लिश में है, हिंदी चलती है थॉट प्रोसेस में, तभी हम उसका आंसर निकाल पाते हैं। इसलिए अगर हम ग्रामर को अच्छे से जानेंगे, टेंस को जानेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जानेंगे, एक्टिव पैसिव को जानेंगे, सारी ग्रामर को कुल मिला के जानेंगे, तब एक और अच्छी बात होगी, आपकी स्किल और डेवलप होगी कि हम उन कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन भी अच्छे खासे छांट सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन वहाँ पर भी आईएएस के जो कंप्रिहेंशन है उसमें ये गलत नहीं होंगे। पीसीएस में तो खुले खुले दिए हुए हैं
कि एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन, एक जो है जो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन, सिंटैक्स सिंथेसिस, ये सब तो बताया ही बताया है। तो कुल मिला के IAS में जो प्री देख रहे हैं कि कंप्रेशन ऐसे कर लेंगे तो उसकी ग्रामर भी समझ में आएगी। जब किसी पैराग्राफ को रीडिंग मारेंगे तो रीडिंग के साथ जो थॉट प्रोसेस अंदर चलेगा वो थॉट प्रोसेस क्या है, वो हिंदी में होगा। उस हिंदी के थॉट प्रोसेस में हम देखेंगे क्या क्वेश्चन बनता है, क्या आंसर बनता है, तो वहाँ पर जो टिक करेंगे वो सही हो जाएगा। इसके साथ साथ जब IAS आप देंगे तो हमने कहा कि जो मेंस है और मेंस में क्वालिफाइंग पेपर देंगे उसमें तो सब पूरी ग्रामर होती है, तो वहाँ पर भी फ़ायदा, PCS में भी फ़ायदा। कुल मिला के इसको इग्नोर करना मतलब ये है खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए आपको बड़े अच्छे से इसको समझना है, हल्के में नहीं लेना। GS पढ़ लिया, IAS पढ़ लिया, GS पढ़ लिया, मेंस लिख लिया, ऑप्शनल पढ़ लिया, सारे में खूब अच्छा कर जा रहे हो, ठीक रैंक आएगी, 1 रैंक आने वाली है, लेकिन पता चला क्वालिफाइंग जो पेपर है आप उसमें ही फेल हो गए, तो कॉपी जब चेक नहीं होंगी तो क्या बनेंगे आप। तो इसलिए ये ज़रूरी है, मैं यहाँ बड़े सरल तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस से आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। आप इसको सीखिए, मैं बड़ी ही इसको सरलता से लिखूँगा चीज़ों को, तो आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। तो मेरा जो टॉपिक चल रहा था ग्रामर में टेंस का जो था, और टेंस में हमने कहा था 4 प्रकार से इसको समझ सकते हैं। एक तो मैंने बताया था अफर्मेटिव टाइप में, यानी जो साधारण वाक्य होते हैं, यानी साधारण वाक्यों को किस प्रकार से हम बोलते हैं, किस प्रकार से उनको पढ़ते हैं, किस प्रकार से उनको समझते हैं, किस प्रकार से इनको लिखते हैं, ये अभिव्यक्ति आ जाएगी, इसको जान लेंगे अगर तो। उसके बाद में इसी तरह से निगेटिव की बात की थी, जो नकारात्मक होती हैं, नकारात्मक बातों को कैसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, कैसे उनको इंग्लिश में लिख सकते हैं, कैसे इंग्लिश में उनको समझ सकते हैं, आपको ये भी बता दिया है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करे, कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक को भी बताया था। अब एक दूसरा लास्ट में आता है प्रकार, चौथा प्रकार ये है, ये फर्स्ट प्रकार है, ये सेकेंड प्रकार है, ये थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड प्रकार है, काइंड है। अब देखिएगा, तो चौथे में जो हमने कहा, तो इसमें एक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टाइप सेंटेंस मिलता है। मतलब ये है प्रश्न भी होगा और नहीं भी होगा, दोनों चीज़ मिली होंगी। तो अब थोड़ा सा इसको तो बढ़िया से अच्छे जान गए हैं, इंग्लिश के अंग्रेजी को कैसे सीखें, ये जो हमारे चैनल दिल्ही IAS पे देखेंगे तो आपको वहाँ पर इंग्लिश का एक जो है वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको ये अफर्मेटिव मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा, इंट्रोगेटिव तो पढ़ाया नहीं है। यहाँ पर आज हमको यहाँ से पढ़ाना इंट्रोगेटिव को, लेकिन हम थोड़ा सा आज रिवीजन भी कर देंगे। अब देखिएगा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमने बताया था सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर में यानी एक वचन में हमने बताया था या तो S लगाते हैं मेन वर्ब में या फिर ES लगाते हैं। यदि सिंगुलर नंबर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम या तो S लगाते हैं या ES लगाते हैं मेन वर्ब में। हमने कहा था दूसरी बात, अगर प्लूरल है यानी बहुवचन है, बहुवचन है तो इसमें क्या है कि ना तो S लगाएंगे बहुवचन में और ना ही ES लगाएंगे। ये चीज़ बता दिया था, ये दोनों चीज़ नहीं लगाएंगे, ये सब समझा दिया है कैसे क्या है। अच्छा, कहाँ ES लगेगा कहाँ ES लगेगा ये भी बता दिया है। जब सुर हो, क्या हो, जब A-E-I-O-U यानी 5 प्रकार के जो वावेल होते हैं, अगर मेन वर्ब का अंतिम अक्षर, जैसे हमने आपको बताया था गो है, क्या है, गो है, तो गो में अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, तो ओ देखो यहाँ पर आता है, आता है, तो इसलिए इसमें से हम छाट लिए कि ये वावेल नहीं है, वावेल में आता है, तो इसलिए यहाँ पर जो लगाना है ये ES लगाना है। अगर यहीं पे रीड होता क्या, READ, तो रीड क्या है, D क्या है, ये कंसोनेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ ES लगा देना है। और यदि यहाँ पर सब्जेक्ट आप क्या है, यहाँ सब्जेक्ट अगर बहुवचन हो, कर्ता क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में कभी भी हम यस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दे लिखा हो, यानी यहाँ पर कुछ भी हो जो बहुवचन में आता हो, प्लूरल नंबर में आता हो सब्जेक्ट, तो हम मेन वर्ब में
चाहे गो हो तो इसमें यस या फिर ES ये कुछ नहीं लगाएंगे, ऐसा आपको हमने बता दिया है, उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं निगेटिव की। किसकी बात करते हैं? निगेटिव की। निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव में आपको हमने पहले बताया था कि हेल्पिंग वर्ब याद रखना। अब निगेटिव जब बनाएंगे तो अफर्मेटिव को भूल जाएंगे, इसमें क्या करना है कि यहाँ पर ना तो यस लगेगा ना तो ES लगेगा, ये दोनों नहीं लगेंगे। मेन वर्ब में जो यस लगाते आप चले आए हैं ये नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा? अब चूंकि निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो अब करना है आपको डू नॉट, पहले डज नॉट लिखते हैं, डज नॉट, और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है ये डू नॉट लगाना है, डू नॉट लगाना है। ये दो हेल्पिंग वर्ब हैं। अब ये दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होना है तो डज नॉट जो लगाना है, जो डज नॉट लगाना है वो एक वचन में लगाना है। कहाँ लगाना है? एक वचन में लगाना है। एक वचन में प्रयोग करना है, ये डज नॉट का प्रयोग करना है। और बहुवचन में आपको प्रयोग करना है डू नॉट का। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसको कहते हैं सिंगुलर नंबर, इसको कहते हैं प्लूरल नंबर। इसको इंग्लिश में इस प्रकार से याद रखना। अब कोई सेंटेंस आता है तो कैसे बनाएंगे आप? हिंदी भी बताते चलें आपको। जैसे इंडेफिनिट टेंस में ताती ते, ये आपको हमने पहले बता दिया था। जैसे लिखा है चिड़ियाँ आकाश में नहीं उड़ती हैं। ये सेंटेंस भाई जो है लिखा हमने, ये इंडेफिनिट टेंस का है और निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव इस संदर्भ में है क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? नहीं आ गया, तो ये निगेटिव हो गया। तो अब ट्रांसलेशन सिखाया नहीं जाएगा यहाँ पर, केवल यहाँ ये समझना है कि जब हम इसको पैसिव से एक्टिव करेंगे, जब वहाँ टेंस प्रयोग होगा, अभी से अगर हम टेंस सीख लेंगे तो वहाँ आप बढ़िया चेंज कर लेंगे, गलत नहीं होगा। अगर यहाँ पर टेंस समझ लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बनाएंगे, हमारा उद्देश्य वही है, लेकिन ये बेस समझाना पड़ता है। तो अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो टेंस होता है चेंज, वो बेहतर आप कर पाएंगे, गलती नहीं होगी। इसलिए इसको हमें पढ़ना आवश्यक हो जाता है। PCS के सिलेबस में टेंस नहीं है, लेकिन ये है टेंस से ही वो एक्टिव से पैसिव बनेगा और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। तो इसलिए अब देखिएगा, कहता है ये दो चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने कहा था सब्जेक्ट लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स, ये हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद में क्या लिखना है? मेन वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? या हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब बताया था। तो अब चिड़ियाँ क्या है भाई? चिड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब ये प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर मतलब हो गया ये बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन की जो हेल्पिंग वर्ब है उठा के लगा दें। क्या लगा दें? डू नॉट, डू नॉट। अब इसके बाद में हम तुरंत लिखते हैं मेन वर्ब। मेन काम क्या कर रही हैं? उड़ने का कर रही हैं। तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, FLY। कहाँ पे? आकाश में, इन द स्काई। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिखा? यहाँ पे सबसे पहले लिखा आपने सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लिखा। हमेशा सेंटेंस की संरचना इस प्रकार से करते हैं। उसके बाद में उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब था डू नॉट, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आपने लिखा ये मेन वर्ब, प्लस आपने क्या लिखा? मेन वर्ब, MB, मेन वर्ब लिखा। उसके बाद में इन द स्काई, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? OBJECT, ये ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर कोई और बढ़ी हुई चीज़ आ जाती, सेंटेंस लंबा हो जाता, तो इसमें प्लस करके अदर लिख देते, OTHER। अदर मीन्स बढ़ी हुई चीज़ बाद में लिख देते। चाहे जितना बड़ा सेंटेंस आता आप ट्रांसलेशन कर लेते, आप उसको कन्वर्ट कर लेते।
तो अब देखिएगा, हिंदी में समझिएगा, हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, और ये जो HV लिखा है, HV हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसको कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं। तो अब देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, फिर आगे चीज़ें नहीं समझाएंगे, अब यही समझिएगा। तो कर्ता मतलब होता है काम को करने वाला, जो काम को करे वही होता है कर्ता, और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। जो काम को करे वो करता है, इंग्लिश में वो सब्जेक्ट होता है। तो काम कौन कर रहा है? उड़ने का, उड़ने का काम कर रही हैं चिड़ियाँ, उड़ने का काम चिड़ियाँ कर रही हैं। तो कर्ता कौन हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा। तो उड़ने का काम जो करे वही होता है सब्जेक्ट, वही होता है कर्ता। दूसरी बात, सहायता करे, जो कार्य को करने में क्या करे? जो सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो सहायता करती है वाक्य बनाने में, यहीं पर हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, चाहे इज हो, एम हो, वाज हो, वेयर हो, हैज हो, हैव हो, हैड हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी सब्जेक्ट के बाद हमेशा लगेंगी। उसके बाद में देखिएगा भाई, कहता है कि उसके बाद मेन वर्ब लग जाती है। उसके बाद में क्या लग जाती है? मेन वर्ब लग जाती है। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, मुख्य काम, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का मतलब क्या हमने आपको बताया? हमने आपको बताया मुख्य काम या मुख्य क्रिया। तो मेन काम क्या है? फ्लाई है। मेन काम क्या है? फ्लाई है। फ्लाई मीन्स आपको क्या हमने बताया? उड़ना। क्या बताया? उड़ना। ये उड़ रही हैं, तो मेन काम तो यही है, उड़ना। तो मेन वर्ब क्या है? उड़ना। जो काम कर रही है उसे मेन वर्ब कहते हैं। आपका काम पढ़ना, तो मेन वर्ब पढ़ना। मजदूर का काम क्या है? खेतों में काम करना। तो जहाँ जो काम कर रहा है, कारपेंटर, सबके अपने अपने काम है, तो जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या कर रहे हैं? कर्ता कहते हैं। कार्य जो कार्य कर रहा है वर्ब है। अब देखिएगा वर्ब, अब कर्म है। अगली चीज क्या है? मेन वर्ब जान गए कि मेन काम क्या कर रहा था? विद्यार्थी पढ़ने का काम करता है मेन, टीचर मेन काम पढ़ाने का करता है, लेबर अन्य काम करते हैं। अब देखिएगा उसके बाद आया कर्म। कर्म मतलब जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर हो रहा है। तो कर्म कहाँ हो रहा है? ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो ऑब्जेक्ट हमने क्या लिखा है? इन द स्काई लिखा है। तो आकाश में चिड़िया जो काम कर रही है वो कहाँ पे काम कर रही है? वो आकाश में काम कर रही, आकाश में उड़ने का काम कर रही। यहीं पर अगर विद्यार्थी होता तो विद्यार्थी कहाँ कर्म करेगा? तो विद्यार्थी कर्म स्कूल में करेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता? यहाँ पे स्कूल हो जाता। ठीक, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता? और स्कूल हो जाता। खेत में काम अगर किसान कर रहा है तो खेत क्या हो जाता? फील्ड क्या हो जाती? फील्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाती। समझ में आ रहा होगा आपको? तो कर्म आप समझ गए। तो आगे जो बढ़ी हुई चीज़ें होती उसके बाद लिख देते हैं। ऐसा सेंटेंस बोला था, अब इसको समझ लिया होगा आपने। अब देखें, हम हटा देते हैं। तो ये था प्लूरल नंबर का। एक हम सिंगुलर नंबर लिख देते हैं। ये प्लूरल नंबर का आपको उदाहरण बताया हमने, एग्जाम्पल बताया। अब हम सिंगुलर नंबर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कहा सिंगुलर नंबर, तो नंबर 2 का एग्जाम्पल हम लेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे सिंगुलर नंबर। जैसे राधा, राधा एक गीत नहीं गाती है, नहीं गाती है। ये सेंटेंस हमने आपको बताया। राधा एक गीत नहीं गाती है, तो यहाँ पर तो निगेटिव रहेगा, इसकी पहचान बता दिया है। इससे पहचानना है सेंटेंस कैसा है। यहाँ अगर प्रश्न लगा होता तो प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव हो जाता। यहाँ नहीं लगा है तो इसका मतलब निगेटिव नकारात्मक वाक्य है। अगर यहाँ पर प्रश्न भी नहीं होता, नहीं भी नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? अफर्मेटिव साधारण वाक्य हो जाता। अब देखिए,
कहता है कि राधा एक गीत नहीं गाती है, तो वही चीज़ यूज करना है। कैसे सेंटेंस का निर्माण करें? तो सबसे पहले हमने आपसे कहा कि सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? काम कौन कर रहा है? काम राधा कर रही है। तो सबसे पहले राधा, तो आपने सबसे पहले राधा लिख दिया। अब चूंकि क्या है कि ये सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो सिंगुलर नंबर एक वचन में क्या प्रयोग हो रहा था? डज नॉट प्रयोग हो रहा था। तो राधा डज नॉट। उसके बाद में मेन काम क्या कर रही? मेन काम क्या कर रही? राधा गाने का काम कर रही है। क्या करे? गाती है, गाने का काम कर रही। तो राधा डज नॉट, गाने मतलब गाना, तो गाना एक काम है। मेन वर्ब क्या है? गाना, तो मेन काम गाना है। तो गाना का क्या होता है? सिंग, SING, सिंग। किसी ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब देखिएगा, अब वही फार्मूला, सबसे पहले हमने क्या आपको लिखा था? सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद हमने आपसे क्या लिखा? अब उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा। उसके बाद में मेन काम लिखा, यानी मेन वर्ब लिखा, मेन वर्ब मुख्य काम लिखा। उसके बाद आ सॉन्ग क्या हो गया? आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, आ सॉन्ग कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चाहे आप SSC देते हो, चाहे अन्य एग्जाम जिसमें आता है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको बहुत ज़रूरी समझना होगा। अब यही सेंटेंस दिया होगा और कहेगा इसको चेंज इनटू एक्टिव से पैसिव, यही सेंटेंस में बढ़ा देंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बता देंगे। तो अब वहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, ये आपको बताएंगे जब पैसिव पढ़ाएंगे। तो अगर आपको सीसेट देना है तो इसको पढ़ना होगा। तो अब आपने समझा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब लिखा कि राधा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत नहीं गाती है। तो ये हमने निगेटिव भी ख़त्म कर दिया, निगेटिव भी ख़त्म कर दिया। इसको लिखते रहो, साथ में लिखते रहो, सब ख़त्म कर देंगे। और ये मेरी गारंटी है कि एक बार देख लीजिए, आप भी पढ़ा सकते हैं। याद तो रहने की बात ही छोड़ो, आप भी पढ़ा सकते हैं। तो निगेटिव हो गया। तो निगेटिव के बाद में जो तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप जो है, जो थर्ड टाइप है वो है इंट्रोगेटिव, वो है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक होता है। तो प्रश्नवाचक में ये दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा रहता है, क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है। एक ऐसे होते हैं प्रश्नवाचक सेंटेंस जो डायरेक्ट ही शुरू हो जाते हैं प्रश्नवाचक से। जैसे क्या राम पढ़ता है, तो क्या क्या है, डायरेक्ट शुरू हो गया। और दूसरा सेंटेंस आ जाए तो कहा वह कब पढ़ता है, तो कब बीच में आ गया। जैसे तुम कहाँ रहते हो, ये है। और क्या वह पढ़ती है, तो क्या वह पढ़ती। अब देखा आपने कि यहाँ पर क्या है, यहाँ बीच में प्रश्नवाचक बन रहा है, ये सेंटेंस बीच में आ रहा है, बीच में वर्ड आते हैं। और ये स्टार्टिंग जो इसकी हुई है ये डायरेक्ट क्या से हुई है। तो ऐसे सेंटेंस जिन सेंटेंसेस के बीच में कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसका, कितना, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो कहेंगे व्हेन, व्हाट, व्हाई, whom, इस प्रकार के वर्ड्स दिए रहेंगे। ऐसे जो सेंटेंस रहेंगे जो डायरेक्ट क्या से शुरू हो जाते हैं, उन सेंटेंसेस में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिस सेंटेंस की बात करेंगे या ये जो जिस सेंटेंस का होगा, जिस टेंस का सेंटेंस होगा, उस टेंस की सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। सिर्फ क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। माना जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी आपने देखा जो हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, एक तो लग रही थी डज, दूसरी लग रही थी डू।
तो 2 ही हेल्पिंग वर्ब लग रही थी। तो इनमें से अगर सिंगुलर नंबर होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डज लिख देंगे। अगर यहाँ प्लूरल नंबर होता, ये बहुवचन होता, तो हम यहाँ पर डू लिख देते। बस इतना आपको समझना है। तो पहला प्रकार जो है ये समझा देते हैं आपको। पहला प्रकार जो है ये हम आपको जल्दी से समझा देते हैं, समझते रहिए, सब तैयार हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये मत समझिए, हल्के मत लीजिए इसको। तो ये हमने कहा ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो क्या से शुरू हो, जो क्या से शुरू हो, एक तो ये बात हो गई। एक प्रकार के सेंटेंस ऐसे हो गए जो क्या से शुरू हो रहे हैं। दूसरी बात हमने जो करा वो हमने कहा वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। ठीक, ये बात हमने आपको बताई। अब इनको हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 प्रकार का पहले हम पढ़ लेते हैं, एक प्रकार का पढ़ लेते हैं, एक प्रकार का ये वाला पढ़ लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपको पहले ही हमने बताया है डज है, DOES डज, और दूसरी कहा है डू। तो ये लगाते हैं एक वचन में, एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में लगाएंगे, और ये लगाएंगे बहुवचन यानी प्लूरल नंबर में लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो कहता है ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट टेंस है। तो नंबर 1 एग्जाम्पल हम लेंगे, और कहेंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे, कहेंगे क्या वह खाना खाती है, क्या वह खाना खाती है। अब आपको लग गया ये क्या से शुरू हो गया है, ये क्या से शुरू हो गया, क्या वह खाना खाती है। अब यहाँ देखिए, क्या वह खाना खाती है, ऐसा सेंटेंस आया है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि उसी की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इसमें चूंकि ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक बचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई, जल्दी से बताइए, डज होगी। तो डज हमने लिख दिया। बाकी फार्मूला सेम है, वैसे लिखते चले जाइएगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ही लिखते हैं, क्या लिखें यहाँ पर, क्या वह खाना खाती है, तो ती है, मतलब लग रहा है कि यहाँ पर कोई वीमेन की बात करी जा रही, कोई महिला है। तो यहाँ जो शब्द आता है वो ही ना करके सी आता है। ये क्या आएगा, सी, डज सी, वही फार्मूला, ईट द फूड, डज सी ईट द फूड। अब देखिए सब कुछ आगे सेम ही है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले इसका फार्मूला याद रखना है, एक सेंटेंस बताएंगे। तो ये क्या है, HV, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। दूसरी बात क्या है, उसके बाद में क्या लगाते हैं भाई, उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, ईट क्या था, मेन वर्ब था, मुख्य काम था, खाना ही तो मुख्य काम था यहाँ पर इसका। तो ईट क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य काम है इसका खाने का, नहीं तो भूखे रहेगी। उसके बाद में किस चीज़ को यानी कर्म किसके साथ करेगी, तो कर्म करेगी खाने के साथ ही तो कर्म करेगी। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ये याद रखिएगा, फार्मूला है, इसको लिख लेना, सब चीज़ बना लेना। और अगर कुछ दिया होता क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, और क्वेश्चन मार्क अगर कोई बढ़ी हुई चीज़ हो तो अदर लिखो, अदर लिखने के बाद में फिर क्या करो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया सिंगुलर, ये जो इस प्रकार का आ रहा था। अब इसका एक हम प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम इसका एक प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए, कहता है क्या वे रोज
रोज को कुछ यहाँ क्या वे रोज स्नान करते हैं? क्या वे स्नान करते हैं? क्या वे ये भी बन गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या वे स्नान करते हैं, तो ये दूसरा आपने देखा, तो इसमें देखिए ये हमने लाया प्लूरल, ये बहुवचन लाया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब चेंज क्यों होगी, बाकी सब कुछ वही है। तो जब यहाँ पे वे है, वे मतलब प्लूरल, बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग क्या होगा, यहाँ पे डू लगा देंगे, क्या होगा, डू लगा देंगे, बाकी सेम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, डू, डू चूँकि यहाँ पर प्लूरल है, बाकी वही क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दे, डू दे। क्या वे स्नान करते हैं, डू दे बात, डू दे बात, डू दे बात, बस हो गया, डू दे बात। अब ये मत सोच लेना क्या कि इंग्लिश नहीं आई सर जी, बहुत सारे लोग ऐसा पूछने लगते क्या कि सर जी इंग्लिश नहीं आई, तो क्या कि इंग्लिश नहीं आती, क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब भी यही क्या निकालता है, ये ध्यान रखना। तो डू दे बात, क्या वे स्नान करते हैं, तो डू दे वे स्नान करते हैं, तो करते हैं का पूरा ही होता है बात। तो इसमें और मत सोचने लगना कि करते हैं कि सर जी लगा दीजिए, तो केवल बात मतलब ही होता है स्नान करना। आप ये समझ गए, तो आप ये समझ गए होंगे कि क्या से सेंटेंस जो शुरू होता है उसमें या तो डू लगाते हैं सबसे पहले, या तो डज लगाते हैं। अब दूसरा टाइप ख़त्म कर देते हैं। दूसरा टाइप क्या है, देखो इसका दूसरा टाइप ऐसा है कि जिसके बीच में क्या है, बीच में कब, कौन, कैसे, इस तरह से सेंटेंस आए, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हुम, इस तरह से सेंटेंस दिए हूँ, तो कैसे उनका हम ट्रांसलेशन करते हैं। अब देखिएगा जैसे लिखा हुआ है मोहन, एक उदाहरण लेते हैं, लिखा है मोहन कब पढ़ता है, ये है। तो देखो बीच में आ गया कब, यहीं पर कब, कौन, कैसे, किसका, इस प्रकार का आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसकी जो इंग्लिश है वो लिखेंगे। कब, व्हेन मीन्स कब या जब, व्हेन, WHEN, व्हेन। अब पूरा सेंटेंस वैसे बनेगा। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो मोहन चूंकि कितने वचन है, ये सिंगुलर और प्लूरल, तो कहेंगे आप सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन में क्या लग रहा था, डज लग रहा था, तो व्हेन डज। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है पढ़ने का, मोहन। व्हेन डज मोहन क्या काम कर रहा है, मेन काम क्या कर रहा है, पढ़ना, रीड। तो अब देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा आपने, क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख दिया, प्लस ये फार्मूला याद रखा। उसके बाद प्लस ये क्या था, हेल्पिंग वर्ब HV। उसके बाद प्लस ये क्या था, सब्जेक्ट कर्ता मोहन जो काम कर रहा था। उसके बाद आपने क्या लिखा, उसके बाद लिखा मेन वर्ब ये। उसके बाद में क्या आया, क्वेश्चन वर्ड। ये मार्क जो है इसका लगा दिया, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। अब देखिएगा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो अब इसका हम प्लूरल बता दें, ये ख़त्म हो जाए, इसका हम प्लूरल बता दें, ये ख़त्म हो जाए। प्लूरल बता देते हैं, ख़त्म हो जाएगा। हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट हो रहा होगा। ये केवल आपको अगर इंग्लिश ही बताते थोड़ा समझना कठिन रहता। तो इसका हम प्लूरल बना लेते हैं। प्लूरल में जैसे आप बताइए, अब जैसे बच्चे, क्या है, बच्चे हमने लिखा, बच्चे रात में क्यों रोते हैं, डरते होंगे या भूखे रहते होंगे। अब देखो हम लिखा बच्चे रात में क्यों रोते हैं, तो ये क्या हो गया, तो प्लूरल नंबर हो गया, ये सेंटेंस बहुवचन सेंटेंस बन गया। तो भाई रूल वही है, सबसे पहले क्या लिखेंगे,
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में क्या आया है, क्यों, वाई, WHY। इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, उसके बाद में लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, बच्चे हैं, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर डू जो हमने आपको लिखाया है ये डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो वाई डू, स्मॉल लिख देते हैं, वाई डू। अब इसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल वो क्या बोल, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। अब देखिए वाई डू चिल्ड्रन। अब उसके बाद में मेन काम क्या करते हैं, मेन काम क्या करना है बच्चे, मेन काम, मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, रोने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, रोने का काम कर रहे हैं। तो मेन वर्ब क्या होता है, कोई रोता है वो मेन काम होता है, कोई हंसता है वो काम होता है। कोई भी काम करिए, हंसने का, रोने का, गाने का, बजाने का, आने का, जाने का, वो सब क्या होंगे, मेन काम, मेन वर्ब होंगे। तो वाई डू चिल्ड्रन, मेन काम क्या करते हैं, वीप, WEEP है भैया, WEEP, वीप। तो देखिएगा वाई डू चिल्ड्रन वीप। अब बढ़ा हुआ क्या है, बढ़ा हुआ क्या है, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। रात में क्या है, रात में, तो इन द नाइट, अब देखिएगा ये सेंटेंस बन गया, कोई कठिन नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड लिखा, जो इंग्लिश थी क्योंकि वो उतार दिया। फिर बाकी फार्मूला सेम है जो पहले आपने पढ़ा, ये हेल्पिंग वर्ब आपने लिखा। उसके बाद में हमने कहा था आपसे सब्जेक्ट लिख देना, सब्जेक्ट आपने लिख दिया। उसके बाद हमने कहा वीप, WEEP, वीप मीन्स रोना, मेन काम था बच्चे का, रो रहा था। अब इन द नाइट, रात में, तो काम रात में ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। अब जो है एक सेंटेंस बचा है लास्ट, इसका जो प्रकार है वो क्या है कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव ये है। तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इसका हिंदी देख लो, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, सेंटेंस, ये। तो अब जो काम हमें करना है वो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पर करना है, जिसका मतलब है प्रश्नवाचक और नकारात्मक प्रकार के वाक्य। और इसके बाद में हमारा जो इंडेफिनिट टेंस है, ये इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। फिर हम लाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का जो दूसरा भाग है। तो आज तक के लिए हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट हमारी क्लास जो आएगी उसमें आप देखिएगा कि यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, और इसको अवश्य रूप से देखिए, बढ़िया समझिए, नोट्स बनाइए, PCS IAS दोनों में काम आएगा। धन्यवाद।